नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मई मंथ का करंट अफेयर। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण सेशन है। आने वाले एग्जाम चाहे पीएसआई का हो चाहे आरएएस का एग्जाम हो और जितने भी एग्जाम सरकार के द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है, तो सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम राजस्थान से संबंधित जो भी निर्णय लिए गए हैं, जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लासों में हम चाहे इंडिया लेवल का हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो, खेल कूद, सबकी बात करने वाले हैं। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक हमारा क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं वाइब्रेंट ब्लेज प्रोग्राम की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वाइब्रेंट ब्लेज प्रोग्राम किससे संबंधित है, कब ये लॉन्च किया गया और आज हम इसको क्यों डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो देखिए वाइब्रेंट ब्लेज प्रोग्राम, तो यहाँ से एक तो इम्पोर्टेंट ये बात है कि ये गांव से संबंधित है। ठीक है, कहीं ना कहीं ब्लेजों को डेवलप करने की बात की गई होगी और घोषणा की गई है केंद्रीय बजट 2022-23 का प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि पहली बार जब ये प्रोग्राम चालू किया गया था तो 2022-23 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। एक महत्वपूर्ण बात हमें ये याद रखनी है, क्योंकि आरएएस जैसे एग्जाम्स में आज की डेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, वो स्टेटमेंट फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्रोग्राम कब प्रारंभ हुआ। तो ये प्रोग्राम आपके स्टार्ट हुआ है केंद्रीय बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी। देखिए शुभारंभ, प्रथम चरण का शुभारंभ 10 अप्रैल 2023, डेट इंपॉर्टेंट है। 10 अप्रैल 2023 को इसको शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री हैं अमित शाह के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव केवतु से प्रारंभ किया गया था। अगली इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में पूछी जा सकती है वो ये है कि कब प्रारंभ हुआ, तो 10 अप्रैल 2023 को प्रारंभ हुआ। किसने प्रारंभ किया? गृह मंत्री हैं हमारे देश के अमित शाह, इनके द्वारा। और कहां से प्रारंभ किया गया? अरुणाचल प्रदेश का केवतु गांव है, सीमावर्ती गांव है केवतु, यहां से इसको प्रारंभ किया गया। ठीक है, उद्देश्य देखिए, क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है इस प्रोग्राम का, तो विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे गांव का व्यापक विकास करना है ताकि सीमावर्ती क्षेत्र सुरक्षित और जीवंत बना रहे। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का पर्पज ये है कि हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर या सीमा पर जितने भी राज्य हैं उन सबको इसमें इस प्रोग्राम के तहत इंक्लूड किया गया है और उनके जो गांव हैं, सीमावर्ती जो गांव हैं, उनको डेवलप करना, जिससे हमारे क्या हो, एक तो गांव का व्यापक विकास सुनिश्चित होगा और सीमावर्ती क्षेत्र है वो सुरक्षित रहेगा। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। कुल 6,839 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। समय सीमा कब रहेगी? 2024-25 से 2028-29 तक ये परियोजना लागू रहेगी। ठीक है, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की गई और आप देख रहे हैं 10 अप्रैल 2023 को ये शुभारंभ हो गया है और इसकी जो समय सीमा है वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक रहेगी। ठीक, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, एक तो डेट है और ये अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव केवतु से प्रारंभ किया गया था। अब तक हमें दो बातें याद रखनी है। ठीक है, चल आगे देखते हैं। कवरेज 17 राज्यों को इंक्लूड इसमें किया गया है। तो यहां से फिर हमें याद रखनी है कि कितने राज्यों को सम्मिलित किया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 17 गांव को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये राज्य हैं 17 राज्य, तो इस नंबर ऑफ स्टेट्स काफी ज्यादा है, इसलिए हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि कौन कौन से स्टेट इसमें इंक्लूड हैं। मूल भावना क्या है? मूल भावना है सीमावर्ती गांव देश के अंतिम नहीं बल्कि प्रथम गांव है। मूल भावना, इसके पीछे जो उद्देश्य है सरकार का वो ये है कि अक्सर ये मान लिया जाता है कि इसको किसी जिले का हो चाहे राज्य का हो कि इस सीमा पर स्थित है, अंतिम गांव है और उस गांव को हमें अंतिम ना समझकर क्या समझना है, प्रथम समझना है। ये इसकी मूल भावना है। तो सीमावर्ती गांव देश की अंतिम नहीं बल्कि प्रथम गांव है। नोडल मंत्रालय केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है। तो ये सारी बातें हमें फिर याद रखनी है। 17 राज्यों में इसको संचालित किया जा रहा है। कौन सी मंत्रालय के द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। मूल भावना क्या है? सीमावर्ती गांव देश के अंतिम नहीं बल्कि प्रथम गांव है। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात यह है, भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, राजस्थान से संबंधित क्या है। तो राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो राजस्थान इसमें प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं था। हाल ही में इसका द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया है। तो इस
थर्ड फर्स्ट में राजस्थान शामिल नहीं था। बीबीबी सेकंड, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड में इसका विस्तार पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत पाकिस्तान पर किया गया है, जिसके तहत राजस्थान में के 5 सीमावर्ती जिलों के 184 गांव को शामिल किया गया है। तो हमें फिर इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है राजस्थान के संदर्भ में कि भाई राजस्थान के जो 5 सीमावर्ती जिले हैं जो हमारे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करते हैं, उनके 5 सीमावर्ती जिलों के 140 184 गांव को इंक्लूड किया गया है। 5 जिले और 5 जिलों के 184 गांव को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये हमारे लिए और बेहद इंपॉर्टेंट बात हो जाती है राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है, अगली बात, फिर भाई 5 जिले कौन कौन से हैं तो हमें पता होना चाहिए। गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर और फलौदी, ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनके 184 गांव को इंक्लूड किया गया है। यहाँ से देख सकते हैं गंगानगर के 68 गांव हैं, बीकानेर के 46 हैं, बाड़मेर के 36 हैं, जैसलमेर के 30 हैं और फलौदी के 5 गांव को इसमें 4 गांव को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो टोटल नंबर याद रखना है हमें कि 5 जिलों के 184 गांव को इसमें सम्मिलित किया गया है सेकंड फेज में राजस्थान की। ठीक है, चलिए फिर बात की गई भाई बजट आवंटन, कितना बजट आवंटन किया गया है। तो बजट आवंटन रणनीतिक गांव में विकास योजना की 100% सुनिश्चित करने के लिए प्रति वर्ष 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो प्रति वर्ष कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 3 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, प्रति वर्ष जो रणनीतिक गांव है उनमें विकास के लिए एक साल में 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कितनी राशि प्रदान की जाएगी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत। तो यहाँ से 3 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। पोर्टल आधारित प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया वाइब्रेंट विलेज पोर्टल के माध्यम से, इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है वाइब्रेंट विलेज पोर्टल। ठीक है, इसके माध्यम से संचालित किया जाएगा। समन्वय तंत्र क्या है? प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर एक त्रिस्तरीय समितियों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया गया है। ठीक है, 3 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं इस प्रोग्राम के तहत। ठीक, और कैसे दिए जाएंगे? इसके लिए समन्वय के लिए केंद्रीय, राज्य स्तर और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय समिति बनाई गई है। अब कौन कौन से कार्य किए जाएंगे भाई? देखो, सड़क संपर्क है, जिससे प्रत्येक मौसम में कनेक्टिविटी बनी रहे, दूरसंचार कनेक्टिविटी सुचारू रहे, टेलीविजन, दूरसंचार, दूरदर्शन की पहुंच सुनिश्चित हो और सॉलिड ऑन ग्रिड विद्युतीकरण किया जाएगा। ये कुछ बातें हैं, इस प्रकार के यहाँ काम मतलब डेवलपमेंट के जो काम है वो किए जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए यही है कि 10 अप्रैल 2023 से प्रारंभ किया गया। अरुणाचल प्रदेश के किवतु गांव से इस योजना को संचालित किया गया। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान के 5 जिलों के 184 गांव को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, प्रतिवर्ष कितना पैसा आवंटित किया जाएगा? तो प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपए के तहत आवंटित किए जाएंगे। तो ये पॉइंट्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रोग्राम देखते हैं, मुख्यमंत्री थार सीमा विकास कार्यक्रम। ठीक है, फिर बात की गई मुख्यमंत्री थार सीमा विकास कार्यक्रम, मतलब थार और सीमावर्ती बात की गई है फिर से। ठीक है, सीमाओं की सुनिश्चित करने के लिए थार तो रेगिस्तान की बात की गई है। तो यहां से ये कार्यक्रम फिर हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, राज्य सरकार ने बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री थार सीमा विकास कार्यक्रम शुरू किया। पहले इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, मुख्यमंत्री थार सीमा विकास कार्यक्रम। इसके तहत 5 सीमावर्ती जिलों के 1206 गांव में बुनियादी विकास के लिए प्रति वर्ष 150 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है, ताकि केंद्र और राज्य की योजना मिलकर सीमांत क्षेत्रों में तस्वीर बदल सके। अभी हमने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम देखा, और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने के लिए या फिर और उसको बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार ने अपनी एक योजना चलाई, जिसका नाम है मुख्यमंत्री थार सीमा विकास कार्यक्रम। और इस परियोजना के तहत फिर से राज्य सरकार के द्वारा वही 5 सीमावर्ती जिलों के 1206 गांव को इसमें इंक्लूड किया गया है। वहां तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी और 5 जिलों के 184 गांव को ही इंक्लूड किया गया था, लेकिन यहाँ सरकार ने 5 सीमावर्ती जिलों के 1206 गांव को इंक्लूड किया है। ठीक है, और इसके लिए कितना है? प्रति वर्ष 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहां केवल 3 करोड़ रुपए का प्रावधान था, यहाँ 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जैसे केंद्र और राज्य की योजना मिलकर सीमांत क्षेत्रों में तस्वीर बदल सके। ठीक है, आप देखिए आगे देखिए, 26 मई 2026 की बात है,
राजस्थान के बीकानेर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भारत पाकिस्तान जो सीमा सुरक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। तो ये बात हमें याद रखनी है कि बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। इस बैठक का आयोजन किया गया था बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर में किया गया। अगेन याद रखनी है 5 सीमावर्ती जिलों की 1206 गांव को इसमें इंक्लूड किया गया है। बजट कितना है? 150 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत पाकिस्तान बॉर्डर के 15 किलोमीटर के दायरे में जितने भी अवैध निर्माण हैं उनको चिन्हित कर जमींदोज किया जाएगा। अब ये प्रहरी सम्मेलन कहाँ हुआ था? सांचू बॉर्डर आउटपोस्ट बीकानेर। बीकानेर में सांचू पोस्ट पे इस मीटिंग का आयोजन किया गया। ठीक, तो बेहद इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, आप पक्का मान लीजिए। राजस्थान के आने वाले चाहे पीएसआई का एग्जाम हो, चाहे आरएएस या किसी भी एग्जाम में अपने को क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिएगा अगेन अगला टॉपिक बात करते हैं। सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स बालोतरा राजस्थान। तो सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है कि सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ है। तो ये राजस्थान के बालोतरा में स्थित है। ठीक है, सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स क्यों चर्चा में रहा है? हाल ही में यहाँ रेयर अर्थ एलिमेंट मिले हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट RRE या हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट, क्रिटिकल रेयर मेटल्स मिले हैं, यहाँ भंडार मिले हैं। तो इसलिए ये हाल ही में चर्चा में रहा है सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स बालोतरा राजस्थान। इसकी आधिकारिक पुष्टि की किसने की है? केंद्रीय खान मंत्रालय की टेक्निक कम पोस्ट कमेटी है, इसकी बैठक में इसकी पुष्टि की गई है। अब ये रेयर अर्थ एलिमेंट है, कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसका उपयोग सेमीकंडक्टर्स में, चाहे मोबाइल निर्माण में, चाहे आपके हाई टेक्नोलॉजी में, सुपर एलॉय के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो और ये कौन कौन से मिले हैं हाल ही में? आप यहाँ से ये नाम देखिए, नियोवियम है, जिरकोनियम है, हाफनियम है। 3 ये महत्वपूर्ण खनिज रेयर अर्थ एलिमेंट यहाँ से मिले हैं। नाम याद रखने हैं, नियोवियम, जिरकोनियम और हाफनियम। हाफनियम है, नियोनियम है और जिरकोनियम है। ये तीनों नाम हमें याद रखने हैं। कहाँ से मिले हैं? सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स बालोतरा में रेयर अर्थ एलिमेंट की पुष्टि की गई है। महत्व क्या है? खोज भारत की क्रिटिकल मिनरल सुरक्षा, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, रक्षा एवं स्वच्छ ऊर्जा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। चलिए अगली बात करते हैं। भरतपुर का अपना घर आश्रम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम इसका दर्ज किया गया है। सबसे पहले आश्रम का नाम याद रखना है। अपना घर आश्रम कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। भरतपुर में स्थान है इसका बझेरा, भरतपुर राजस्थान। ठीक है, क्या उपलब्धि रही है? तो ये महिलाओं के लिए विश्व का सबसे बड़ा आश्रय गृह है, वर्ल्ड लार्जेस्ट वुमेन शेल्टर इसको घोषित किया गया है। क्यों घोषित किया गया है? क्योंकि यहाँ देखिए 3295 में निराश्रित महिलाओं का निवास स्थल है ये। ठीक है, तो ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। 3295 में निराश्रित महिलाओं का यहाँ निवास स्थान है। इसकी विशेषता क्या है? देखिए आश्रम की विशेषता यह है कि यह महिलाओं को सम्मान पूर्वक क्या कहा जाता है? प्रभु जी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। यहाँ महिलाओं को सम्मान पूर्वक प्रभु जी कहा जाता है। अब देखो यहाँ से पहले पूर्व रिकॉर्ड किसका था? लोटस हाउस वुमेन शेल्टर, ये कहाँ का था? अमेरिका का। इस रिकॉर्ड को इसने तोड़ा। यहाँ केवल देखो 1500 में, तो ये क्षमता इसकी डबल है। 3295 में महिलाओं के लिए यहाँ निवास स्थान है वर्तमान में। और अपना घर आश्रम, इसका नाम याद रखना है, अपना घर। ठीक है, ये भरतपुर में स्थित है, बझेरा भरतपुर। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक के नाम याद रख सकते हैं हम, डॉक्टर बीएम भारद्वाज। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाल ही में भरतपुर का अपना घर आश्रम जिसका गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है, किसके लिए? महिलाओं के लिए विश्व का सबसे बड़ा आश्रय स्थल के रूप में। तो इसके संस्थापक कौन है? इस तरह से लैंग्वेज को घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमें बताना होगा, याद रखना होगा, डॉक्टर बीएम भारद्वाज सर इसके संस्थापक हैं। ठीक है, चलिए भिवाड़ी में राजस्थान के प्रथम सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन। राजस्थान का प्रथम सेमीकंडक्टर क्लस्टर कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो भिवाड़ी राजस्थान में। 15 मई 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भिवाड़ी में कहा है? सालारपुर खुशखेड़ा में। नाम याद रखना है पर्टिकुलर, सालारपुर खुशखेड़ा। जगह का नाम क्या है? सालारपुर खुशखेड़ा। सालारपुर खुशखेड़ा में राजस्थान का प्रथम सेमीकंडक्टर क्लस्टर उद्घाटन किया है।
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। राजस्थान का प्रथम सेमीकंडक्टर क्लस्टर, यहां तक याद रह जाएगा कि भिवाड़ी में खुला है, लेकिन भिवाड़ी में कहां खुला है, इसका नाम याद रखना है, सालारपुर खुसखेड़ा में। ठीक है, इसके बाद देखिए इस क्लस्टर में एल्सिना इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स में ये सहस्त्रा सेमीकंडक्टर्स है। इसके द्वारा सहस्त्रा सेमीकंडक्टर्स के द्वारा इसमें एटीएमपी असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। क्या पर्पज है इस परियोजना है? 1200 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाएगा, जिससे लगभग 2500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। क्षमता देखिए, इस प्लांट की वार्षिक उत्पादन जो क्षमता है वो 6 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स निर्धारित की गई है। मतलब प्रति वर्ष 6 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स का इसमें निर्माण किया जाएगा, इसकी इतनी क्षमता है। ठीक है, कार्यक्रम के दौरान 61 करोड़ की लागत से निर्मित एक 34 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी प्लांट का भी उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो ये सब बातें नॉर्मल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि राजस्थान के प्रथम सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो हमें याद रखना है सालारपुर खुसखेड़ा, सालारपुर खुसखेड़ा में किया गया है। और किसके द्वारा? ये सहस्रा सेमीकंडक्टर्स की एक पहल है। किसकी? सहस्रा सेमीकंडक्टर्स की एक पहल है। दोनों बातें हमें याद रखनी है। चलिए अगली बात करते हैं भारत सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में। तो ये सेमीकंडक्टर मिशन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में इसकी घोषणा की गई है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, यहाँ 1000 करोड़ रुपए का ये प्रावधान है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन कब का है? बजट 2026-27 का है। क्या प्रावधान है इसमें? 1000 करोड़ का इसमें प्रावधान किया गया है। लक्ष्य देखिए, भारत का लक्ष्य है वर्ष 2029 तक जो घरेलू आवश्यकता है उसकी 70 से 75 जो परसेंट सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उसका स्वदेशी उत्पादन करना है। तो दो तरह के लक्ष्य इसमें निर्धारित किए गए हैं, मिनी और ये आपका फाइनल गोल। ठीक है, 2029 और अगला गोल है 2035। तो 2029 तक घरेलू जो आवश्यकता है उनका कितना? 70 से 75% जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उनका निर्माण करना। अगला है 2035 तक भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का अग्रणी केंद्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यहाँ से दोनों बातें हमें याद रखनी है। 2029 का लक्ष्य है 70 से 75% उत्पादन करना हमारे देश में। ठीक है, और 2035 तक भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण के रूप में हब बनाना है। ठीक, निवेश को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2026 भी जारी की गई है। तो ये इस नीति को हम अलग से पढ़ेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति कब जारी की गई है। ठीक है, अगला देखिए, चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम के अंतर्गत 10 वर्षों में 85,000 इंजीनियर तैयार किए जाएंगे और इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के 323 संस्थानों में से राजस्थान के 9 संस्थान शामिल किए गए हैं। तो भारत सेमीकंडक्टर मिशन में राजस्थान के कितने संस्थान इंक्लूड किए गए हैं? 9 संस्थान इंक्लूड किए गए हैं। कुछ बेहद इंपॉर्टेंट बात यही है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में 1000 करोड़ का ये प्रावधान है। 2029 का लक्ष्य 70 से 75% उत्पादन करना है और 2035 में भारत को इसके वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण के हब के रूप में विकसित करना है। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम। ठीक, जबकि आपके ये जो बाड़ी में प्रथम सेमीकंडक्टर क्लस्टर खुला था, यहाँ इस परियोजना में 1200 करोड़ से अधिक का निवेश किया जा रहा है और यहाँ प्रावधान है कितने? आपके 1000 करोड़ का। ठीक, चलिए प्रथम गोडावन दिवस, फिर अगेन इंपॉर्टेंट बात की गई है। ठीक है, प्रथम गोडावन दिवस, तो सबसे पहले तो गोडावन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो 21 मई 2026 को राजस्थान में पहली बार गोडावन दिवस मनाया गया जो राजपक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के रूप में संरक्षण को समर्पित है। तो हमारा राज्य का राजपक्षी है कौन सा? गोडावन, और इसके लिए प्रथम गोडावन दिवस मनाया गया। इसके संरक्षण के लिए कब मनाया गया? 21 मई 2026। बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। 21 मई 2026, 21 मई को बनाया गया है। कितनी डेट याद रखनी है? 21 मई। 21 मई को प्रथम गोडावन दिवस मनाया गया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? वो गोडावन का संरक्षण है, पर्यावरण संवर्धन और जैव विविधता के प्रति जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का आयोजन कौन कर रहा है? वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? वन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा।
कार्यक्रम के दौरान वन मंत्री ने डेजर्ट नेशनल पार्क के शुदाश्री स्तंभ क्षेत्र का दौरा कर गोडावन की विशेष प्रतिमाओं का अनावरण किया। देखिए, गोडावन की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि राजस्थान में गोडावन की कुल संख्या 217 दर्ज की गई। केवल मात्र 217 ही गोडावन बचे हैं। जो हमारा राज पक्षी है उसकी ये स्थिति है। इसके लिए ये घोषित किया गया जिससे इनका संरक्षण किया जा सके। इसमें से 217 में से 130 गोडावन जैसलमेर के प्राकृतिक आवास में पाए गए हैं और से 87 जो गोडावन है वो इसके ब्रीडिंग सेंटर में संरक्षित किए गए हैं। ठीक है, तो कुल संख्या हमें याद रखनी है वर्तमान में कितनी है, 217 दर्ज की गई। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 217 है ना, गोडावन की कुल संख्या कितनी है, 217। और प्रथम गोडावन दिवस कब मनाया गया है, आपके 21 मई 2026 को मनाया गया है, 21 मई 2026। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, राजस्थान के शिक्षा नवाचारों पर नीति आयोग की मोहर लग गई है। मतलब राजस्थान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नवाचार किए। ठीक है, तो राजस्थान के शिक्षा नवाचारों पर नीति आयोग की मोहर लग गई है। इसका मतलब हमें देखना होगा राजस्थान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नवाचार किए, उन नवाचारों को नीति आयोग ने सराहना की है। ठीक है, तो देखिए, मई 2026 में नीति आयोग ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में राजस्थान के शिक्षा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर गुड स्टेट प्रैक्टिसेस के रूप में मान्यता प्राप्त की है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि भाई राजस्थान सरकार के जो शिक्षा विभाग के नवाचार हैं उनको नीति आयोग ने किस तरह बताया है, गुड स्टेट प्रैक्टिसेस के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, रिपोर्ट में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए स्वास्थ्य निगरानी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित शिक्षा नवाचारों की विशेष सराहना की है। जैसे पहला कार्यक्रम है सरकार का शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान। ठीक है, शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान। अब इस प्रोग्राम के तहत देखिए, पहली बात तो शाला, शाला का मतलब पाठशाला, स्कूलों की बात की गई और स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की बात की गई है, स्वास्थ्य परीक्षण की। ठीक है, तो शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान है। शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान को शिक्षा और स्वास्थ्य के समन्वय का एक उत्कृष्ट मॉडल माना गया है। क्यों सराहना की गई है, आगे देखिए। इस अभियान के अंतर्गत 75 लाख से अधिक विद्यार्थियों की 70 से अधिक स्वास्थ्य मानकों जैसे दृष्टि है, श्रवण है, पोषण है, दंत स्वास्थ्य है, शारीरिक फिटनेस, उनकी हर एक फिटनेस की टेस्टिंग की गई है। 75 लाख से अधिक विद्यार्थियों, कितने नंबर याद रखना है, बड़ा नंबर है। 75 लाख से अधिक विद्यार्थियों की टेस्टिंग की गई है, उनकी फिटनेस टेस्टिंग की गई है। कितने मानकों पर, 70 से अधिक स्वास्थ्य मानकों की टेस्टिंग की गई है। ठीक है, स्वास्थ्य जांच के बाद उपचार, ऐसा नहीं है कि जांच करके छोड़ दिया ना, उसके बाद उपचार भी प्रदान किया गया है और उपचार के साथ साथ उनकी निगरानी भी की जाएगी। निगरानी सुरक्षित करने हेतु मोबाइल ऐप आधारित फॉलो अप प्रणाली विकसित की गई है और नीति आयोग ने इस पहल को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा में स्वास्थ्य और पोषण को समाहित करने वाला प्रभावी मॉडल बताया गया है। तो इसका रीजन क्या है, शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान है। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य मानकों पर ध्यान दिया गया है सरकार के द्वारा। 75 लाख से अधिक विद्यार्थियों की 70 मानकों पर फिटनेस टेस्टिंग की गई है और उसके साथ उपचार के साथ साथ निगरानी प्रणाली भी विकसित की गई है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो मानक हैं उन पर आधारित था ये मॉडल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रोग्राम है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान। एक प्रोग्राम और चलाया सरकार ने, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। इस अभियान में ओसीआर ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन एवं एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग किया गया, जिसकी नीति आयोग ने फिर विशेष प्रशंसा की। ठीक, एआई आधारित पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लर्निंग पॉवर्टी से बाहर निकालने में सहायता की। तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत याद रखना है कितने लाख विद्यार्थियों को, 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लर्निंग पॉवर्टी से बाहर निकालने में सहायता मिली है। इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन से विद्यार्थियों के अधिगम स्कम, मतलब जो लर्निंग का जो लेवल है विद्यार्थियों का, उसमें 8 से 10% सुधार दर्ज किया गया है। ठीक, फिर बात की गई इंपॉर्टेंट परख रिपोर्ट। ठीक है, ये परख रिपोर्ट में राजस्थान ने राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश के शीर्ष 10 राज्यों में स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, टॉप 10 में राजस्थान का नाम दर्ज किया गया है। इसलिए सरकार ने, नीति आयोग ने इस मॉडल की भी सराहना की है। इसी तरह एक विशेष पहल चालू की गई, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
रिपोर्ट में टोंक जिले के पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम का विशेष उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान के किस जिले में पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम संचालित किया गया। तो याद रखना है राजस्थान के टोंक जिले में, राजस्थान के टोंक जिले में पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम का संचालन किया गया और इस कार्यक्रम के माध्यम से गणित सहित विभिन्न विषयों के जो परीक्षा परिणाम है उसमें उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। ठीक है, तो इस इन सब रीजनों की वजह से राजस्थान को गुड स्टेट प्रैक्टिसेस के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक, चलिए अगला प्रोग्राम है। राजस्थान को तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में विश्व स्तर पर प्रथम सम्मान प्राप्त हुआ है। यहाँ तो शिक्षा के क्षेत्र में नीति आयोग ने सराहना की है और इधर तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में विश्व स्तर पर राजस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हो रहा है। देखिए वर्ष 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड के तहत राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र साउथ ईस्ट एशिया रीजन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये बात हमें फिर से याद रखनी है, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में विश्व स्तर पर राजस्थान को प्रथम स्थान दिया गया है। किसमें? साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया रीजन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और तंबाकू जो राजस्थान का तंबाकू मुक्ति मॉडल है उसकी क्या विशेषताएं रही हैं ये हमें देखना होगा। जैसे कि भाई तंबाकू मुक्ति उपचार और परामर्श केंद्र बनाए गए। ठीक है, इनका संबंधित जो प्रभावी कानून है उनको परिवर्तन किया गया। जैसे राज्य में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम है 2003 का, कोटपा का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया। तो ये याद रखना है, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद जो अधिनियम है वो कब का है? 2003 का है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम है 2019 के अंतर्गत भी सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की गई। फिर है तंबाकू मुक्त विद्यालय अभियान, विद्यालयों को तंबाकू मुक्त बनाओ, इस ये भी इसमें जोड़ा गया। ठीक है, और जन जागरूकता अभियान चलाया सरकार ने, सोशल मीडिया के माध्यम से 60,000 से अधिक संदेश प्रसारित किए गए। राज्य में 2.55 लाख से अधिक ऑन ग्राउंड गतिविधियां, नुक्कड़ नाटक, रैली, जागरूकता अभियान आदि आयोजित किए गए। तंबाकू मुक्त ग्राम अभियान भी सरकार के द्वारा चलाया गया। तो ये इस तंबाकू नियंत्रण प्रोग्राम की कुछ विशेषताएं रही जिसके कारण साउथ ईस्ट एशिया में राजस्थान को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, चलिएगा अगला देखते हैं। राजस्थान विधानसभा का नया प्रतीक चिन्ह लोगो जारी किया गया है हाल ही में और इस लोगो की क्या विशेषताएं हैं ये सारी बातें हमें देखनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 18 मई 2026 को राजस्थान विधानसभा का 75वां स्थापना वर्ष बनाया गया। ठीक है, अमृत महोत्सव डेट है 18 मई 2026 को। इस अवसर पर नए प्रतीक चिन्ह लोगों का विमोचन और राजस्थान की जो विधानसभा के 13 द्वार हैं उन द्वारों का आधिकारिक नामकरण किया गया। लोगों का विमोचन किसने किया है? हमारे राज्यपाल हैं राज्य के हरिभाऊ बागड़े और जो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा इस लोगों का विमोचन किया गया। ठीक है, राजस्थान विधानसभा देश की प्रथम विधानसभा बन गई है जिसने अपना स्वतंत्र आधिकारिक प्रतीक चिन्ह लोगो तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है, भारत की पहली विधानसभा जिसने अपना स्वतंत्र आधिकारिक प्रतीक चिन्ह तैयार किया है वो राजस्थान की विधानसभा है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस लोगों की जो मुख्य डिजाइनर है वो कौन है? सेठ सिंह। ये नाम हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि राजस्थान हाल ही में राजस्थान विधानसभा के नए लोगो या प्रतीक चिन्ह का नामकरण किया गया है और उसके मुख्य डिजाइनर कौन है? वो है आपके सेठ सिंह। ठीक है, इन्हें सम्मान में समारोह में सम्मानित किया गया। चलिए इसकी विशेषताएं देखते हैं क्या है। तो लोगो राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत लोकतांत्रिक परंपरा का प्रतीक है। इस लोगो के शीर्ष पर अशोक स्तंभ इंक्लूड है जो सत्य, न्याय और संविधान का प्रतीक है। इस लोगो में राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोहिड़ा, राज्य पशु ऊंट और राज्य पक्षी जो हमारा गोडाबन है इन सबको इंक्लूड किया गया है। लोगों पर विधानसभा भवन के रेखा चित्र के साथ राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका, ये ध्येय वाक्य क्या है? ये हमें ध्येय वाक्य याद रखना है, ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय हाल ही में राजस्थान विधानसभा के नए लोगों का विमोचन किया गया है जिसका आदर्श या ध्येय वाक्य क्या है? तो ये हमें याद रखना है, राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका, राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका। ठीक है, इस ध्येय वाक्य को हमें याद रखना है।
कुछ जो 13 द्वार हैं उनका नामकरण किया गया है। जो 5 आंतरिक द्वार है, जैसे उत्तरी मुख्य द्वार है उसको कर्तव्य द्वार कहा गया है, दक्षिणी द्वार है उसके शक्ति द्वार है, पश्चिमी द्वार को सुशासन द्वार, पूर्वी द्वार को संकल्प द्वार और उत्तरी जो मंदिर द्वार है उसको शौर्य द्वार कहा गया है। अब ये पर्टिकुलर व्यक्तियों के लिए है, जैसे उत्तरी मुख्य द्वार से कौन आएगा भाई, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के लिए है ये द्वार। दक्षिणी द्वार जनता का प्रवेश है। पश्चिमी द्वार है सुशासन द्वार, सुशासन मतलब विधायकों का प्रवेश रहेगा। पूर्वी द्वार संकल्प द्वार द्वार है, यहाँ से ये अधिकारियों का प्रवेश है। उत्तरी मंदिर द्वार जिसको स्वर द्वार कहा गया है, ये विशिष्ट अतिथियों का यहाँ से प्रवेश रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये नाम याद रखते हैं, कर्तव्य द्वार है, शक्ति द्वार है, सुशासन है, संकल्प है, स्वर द्वार है, और यहाँ से किस किस के लिए है ये सारी बातें हमें याद रखनी। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं। 8 बाहरी अंचल द्वार हैं, इसको इस तरह से ब्रज द्वार, बागड़, मारवाड़, मेरवाड़, शेखावाटी, मेवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, इस तरह से इनको नाम दिया गया है। तो ये 5 द्वार हैं, ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से इससे पहले इसकी राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायक का इसका ध्येय वाक्य है, और इसका डिजाइनर, मुख्य डिजाइनर कौन है, सेठ सिंह, इनका नाम हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में पूछी जा सकती। चलिए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, जयपुर में प्रदेश का पहला डुअल सोर्स डेटा सेंटर स्थापित किया गया है। डुअल सोर्स का मतलब क्या है ये अपन देखने वाले हैं। तो जयपुर के सीतापुरा में राजस्थान के निजी क्षेत्र का पहला डुअल सोर्स डेटा सेंटर स्थापित किया गया है, और इस अत्याधुनिक डेटा सेंटर का निर्माण एसटीटी जीडीसी इंडिया के द्वारा 350 करोड़ के निवेश से किया गया है। तो राजस्थान का पहला डुअल सोर्स डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, जयपुर में सीतापुरा में स्थापित किया गया है। किसने स्थापित किया है, तो एसटीटी जीडीसी इंडिया लिमिटेड, एसटीटी जीडीसी इंडिया के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यह डेटा सेंटर 1.5 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया है, और इसकी आईटी क्षमता 6 मेगावाट की है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए कि ये जो बात है डुअल सोर्स है, इस डुअल सोर्स का मतलब क्या है। डुअल सोर्स का मतलब यह है कि इस तकनीक के माध्यम से डेटा सेंटर को 2 स्वतंत्र सब ग्रिड सब स्टेशनों से निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की, मतलब सुचारू रूप से बिजली प्रदान की जा सके, इसलिए इसमें 2 सोर्सों का उपयोग किया गया है। ठीक है, डुअल सोर्स का मतलब ये है। तो ये कहाँ खोला गया है, जयपुर में खोला गया है, सीतापुरा में, और एसटीटीजीडीसी इंडिया के द्वारा ये स्थापित किया गया है। चलिए अगला देखते हैं, देश के पहले आरआरटीएस नेटवर्क से जुड़ेगा राजस्थान। राजस्थान देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस नेटवर्क से जुड़ने वाला राज्य बनेगा। बेहद इंपॉर्टेंट बात, देश का पहला है आरआरटीएस नेटवर्क जिससे राजस्थान को जोड़ा जाता है। कौन सा क्षेत्र जोड़ा जा रहा है ये हमें फिर देखना होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और राजस्थान और हरियाणा सरकारों की सहमति से नमो भारत ट्रेन का संचालन दिल्ली से अलवर तक किया जाएगा। तो क्वेश्चन याद रखना है, आरआरटीएस, ठीक है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, नमो भारत ट्रेन है। ठीक है, कहां से कहां तक संचालित किया जाएगा, दिल्ली से अलवर। किन राज्यों के मध्य संचालित किया जाएगा, राजस्थान और हरियाणा। इसके लिए सीएम भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ ये समझौता हुआ है। देखिए यह हाई स्पीड आरआरटीएस कॉरिडोर सराय काले खां से प्रारंभ होकर मुनिरका, एरोसिटी, गुरुग्राम, बाबल, एसएनवी, साजनपुर, नीमराणा, बहरोड़, खेड़तल होते हुए अलवर तक पहुंचेगा। इंपॉर्टेंट बात है, दिल्ली से अलवर को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, कॉरिडोर का दूसरा चरण एसएनबी से नीमराणा, बहरोड़ होते हुए सोता नाला तक विस्तारित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट अभी नहीं है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट क्या है, आरआरटीएस नेटवर्क से राजस्थान जुड़ेगा, राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली से अलवर को इसके तहत जोड़ा जा रहा है। ठीक है, इस परियोजना से भिवाड़ी, नीमराणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं इसको सीधा लाभ होगा। ये इसका मेन पर्पज है। परियोजना के मुख्य तत्व, कॉरिडोर की देखो कुल लंबाई कितनी है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 196 किलोमीटर लंबा ये पूरा कॉरिडोर है। ठीक है, 196 किलोमीटर, जिसमें से 91 किलोमीटर का भाग राजस्थान में निर्मित किया जाएगा। इस 196 किलोमीटर में से 91 जो किमी है वो इसका निर्माण राजस्थान में किया जाएगा, और इस पूरे कॉरिडोर में 22 स्टेशन प्रस्तावित हैं। ठीक है,
और इस 22 में से 6 जो स्टेशन है वो राजस्थान में होंगे, 6 स्टेशन राजस्थान में होंगे। नमो भारत ट्रेन की जो अधिकतम परिचालन गति है वो 160 किमी प्रति घंटा होगी। ट्रेन की रफ्तार बताई गई है 160 किलोमीटर पर आवर होगी। और यहाँ से इंपॉर्टेंट बात यह है, पूरे दिल्ली से अलवर की जो यात्रा है वो लगभग 117 मिनट में पूरी की जा सकेगी। ठीक है, टोटल 196 किलोमीटर लंबा ये पूरा ट्रैक है, जिसमें से 91 किलोमीटर राजस्थान में है। स्टेशन की बात करें तो कुल 22 स्टेशन निर्मित होंगे, जिसमें से राजस्थान में 6 होंगे। ठीक है, और दिल्ली से जो अलवर की दूरी है वो 117 मिनट में तय की जा सकती है। ट्रेन की स्पीड आप देख सकते हैं 160 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक, चलेगा। अगला देखते हैं, डॉक्टर मंजू भागमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है। तो इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है वो किन्हें प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर मंजू भागमार कौन है? राजस्थान सरकार की महिला एवं बाल विकास की राज्य मंत्री हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर मंजू भागमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए संस्था द्वारा डॉक्टर मंजू भागमार को विशेष आमंत्रण पत्र भेजा गया है और यह सम्मान 26 जून को 2026 को प्लेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर में आयोजित 10वें अवार्ड समिट के दौरान प्रदान किया गया। तो बेहद इंपॉर्टेंट बात है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में किसको अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मंजू भागमार, जो कौन है? महिला एवं बाल विकास की राज्य मंत्री है। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी। चलिए, अगली बात है, कोटा डोरिया और एरी सिल्क के संगम से बनेगा प्रीमियम फैब्रिक। एक प्रीमियम फैब्रिक का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, किस किसके मिला के? कोटा डोरिया और एरी सिल्क। ठीक है, तो कोटा डोरिया हमारे राजस्थान से संबंधित है और ये याद रखना होगा कि ये एरी सिल्क का संबंध कहाँ से है। देखिए, राजस्थान के पारंपरिक कोटा डोरिया और पूर्वोत्तर भारत के प्रसिद्ध एरी सिल्क, ये एरी सिल्क कहाँ है? एरी सिल्क है आपके पूर्वोत्तर भारत का और कोटा डोरिया का संबंध राजस्थान से है। इन दोनों को मिक्स करके एक नया फैब्रिक का निर्माण किया जा रहा है और इस फ्यूजन फैब्रिक में एरी सिल्क की मुलायम बनावट और कोटा डोरिया के हल्केपन का अनूठा मेल होगा। मतलब कोटा डोरिया का जो वेट है वो बहुत हल्कापन होता है और ये जो एरी सिल्क है ये इसको क्या बनाता है? मुलायम बनाता है। और इन दोनों के मिश्रण से एक वैश्विक प्रीमियम बाजारों के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। वस्त्रों की विशेषता, एरी सिल्क अपनी मजबूती, गर्माहट और कोटा डोरिया अपनी विशेष चौकड़ीदार बनावट व हल्केपन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, दोनों पारंपरिक शैलियों का यह अनूठा संगम भारतीय हस्तकरघा उद्योग की वैश्विक स्तर पर नई दिशा देगा। तो इंपॉर्टेंट बात है, किस किस को मिक्स करके ये बनाया जा रहा है नया फैब्रिक? कोटा डोरिया और एरी सिल्क। एरी सिल्क हमें याद रखना है पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित। ठीक है, चलेगा। यूएई बनाएगा जैसलमेर में सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी नेटवर्क। ठीक है, राजस्थान ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में बेहद अच्छा काम किया जा रहा है राजस्थान में। तो यहाँ से हमें फिर देखना होगा कि यूएई बनाएगा जैसलमेर में सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी नेटवर्क। तो दो क्वेश्चन यहाँ से तैयार है। सबसे बड़ा नेटवर्क, ग्रीन एनर्जी नेटवर्क कहाँ बनेगा? जैसलमेर में बनेगा। कौन बनाएगा? यूएई के द्वारा बनाया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात। यूएई राजस्थान सरकार राजस्थान के जैसलमेर में देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब स्थापित करने जा रही है। ऐतिहासिक निवेश है। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत 3 लाख करोड़ का भारी निवेश किया जा रहा है। कितना है? 3 लाख करोड़ का निवेश इसके तहत किया जा रहा है। यूएई के द्वारा कहाँ किया जा रहा है? जैसलमेर में किया जा रहा है। ठीक है, कितना? 3 लाख करोड़ का निवेश है, जो देश के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। परियोजना की लागत है कुल 60,000 मेगावाट की क्षमता। परियोजना की क्षमता कितनी है? 60,000 मेगावाट की क्षमता है। ऊर्जा स्रोत, अब ऐसा नहीं है कि इसमें केवल सोलर है, विंड है, बैटरी स्टोरेज है, बायोमास आधारित ऊर्जा प्रोजेक्ट है, सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। और कंपनी है मिनर्वा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें याद रखनी है। जैसे यूएई के द्वारा विकसित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? जैसलमेर में किया जा रहा है। लागत जो क्षमता है वो कितनी है? 60,000 मेगावाट की इसकी क्षमता है। कंपनी कौन सी है? मिनर्वा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है। सोलर है, विंड है, बैटरी स्टोरेज है, बायोमास आधारित ऊर्जा प्रोजेक्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है,
तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किस देश के द्वारा परियोजना चलाई जा रही है, यूएई के द्वारा। कहाँ, जैसलमेर। ठीक, चलिएगा। जयपुर एयरपोर्ट को मिला ग्रीन एयरपोर्ट का सम्मान। हाल ही में राजस्थान के किस एयरपोर्ट को ग्रीन एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है, तो आंसर होगा जयपुर एयरपोर्ट। ठीक, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रतिष्ठित ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्नाइजेशन 2026 में सिल्वर सम्मान इसमें प्राप्त हुआ है। कौन सा, सिल्वर सम्मान से इसको नवाजा गया है। सम्मान मई 2026 में कहाँ आयोजित किया गया था, बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया था। एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया। पुरस्कार श्रेणी प्रदाता और मुख्य उपलब्धियां क्या क्या हैं, प्रदाता कौन है, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल, एशिया एयरपोर्ट्स का जो काउंसिल इंटरनेशनल है, एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट का, इसके द्वारा ये दान किया गया है। जयपुर एयरपोर्ट को यह सिल्वर रेटिंग 5 से 15 मिलियन वार्षिक यात्री श्रेणी में दी गई है। राजस्थान में जयपुर एयरपोर्ट का यात्री भार कितना है, 5 से 15 मिलियन वार्षिक है, और इसमें सिल्वर रेटिंग में ये पुरस्कार दिया गया है। कुल पूल टर्मिनल इकोसिस्टम लगाया गया है। राजस्थान के जयपुर हवाई अड्डे का जो टर्मिनल 2 है, वहां हाई परफॉर्मेंस ग्लास और इंसुलेटेड रूफिंग का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे राजस्थान की जो भीषण गर्मी है और लू से निपटने हेतु क्लाइमेट रेजिलेंट ढांचा तैयार की गई है। तो ये इसकी एक खास विशेषता है गर्मी से निपटने की। तो इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि जयपुर एयरपोर्ट को हाल ही में ग्रीन एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है, जिसमें इसको सिल्वर सम्मान से नवाजा गया है। किसने, एशियाई एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक मिडिल ईस्ट के द्वारा यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो ये बातें हमें याद रखनी। चलिए, ऊर्जा दक्षता, स्मार्ट लाइटिंग का प्रयोग है, उन्नत तकनीकों का प्रयोग किया गया है। इससे देखिए ऊर्जा जो खपत है उसमें 35% की कमी दर्ज की गई है। ये इसकी उपलब्धियां रही हैं। कार्बन उत्सर्जन में नियंत्रण किया गया है। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल, भारतीय उद्योग परिसंघ सीआई द्वारा यह विशेष तमगा दिया गया है। लेवल 3 एक्रीडेशन, एयरपोर्ट को एसीआई से कार्बन प्रबंधन के लिए लेवल 3 एक्रीडेशन भी दिया गया है। तो ये कुछ बातें हैं जो नई टेक्नोलॉजी अपनाई गई है, इसके कारण जयपुर एयरपोर्ट को यह दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। सरिस्का टाइगर रिजर्व में नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना हेतु एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाल ही में राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना की गई है। पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा कि राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना की गई है, तो आंसर होगा टाइगर, सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक है, देखिए मई 2026 में द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन, संस्था कौन सी है, द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन है, और राजस्थान वन विभाग के बीच समझौता हुआ है। तो यहां से अगला क्वेश्चन यही है कि किन दो संस्थाओं के बीच समझौता हुआ है जिसके तहत सरिस्का टाइगर रिजर्व में नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है। तो राजस्थान के वन विभाग और एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन के मध्य ये समझौता हुआ है। इस समझौते के अंतर्गत सरिस्का टाइगर रिजर्व में अग्निवेश अग्रवाल नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर, पूरा नाम क्या है, अग्निवेश अग्रवाल नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर, इसी की स्थापना की जाएगी। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण शिक्षा, प्रकृति के प्रति जागरूकता और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। साइन फाउंडेशन के सहयोग से सरिस्का में 1.04 करोड़ की लागत से एक आधुनिक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण भी किया जाएगा, और इस कन्वेंशन सेंटर का उपयोग वन विभाग द्वारा सम्मेलन, बैठक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो इस कन्वेंशन सेंटर का उपयोग क्यों किया जाएगा, इसमें बैठक आयोजित की जा सके, विभिन्न सम्मेलनों का आयोजन किया जा सके, तो इसके लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए एक एमओयू साइन हुआ है। ठीक, चलिए इसी अवसर पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व की वन्यजीव सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु 8 विशेष निगरानी वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये कुछ नाम है, जैसे दी एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन टैको। टैको क्या है, ये वेदांता समूह के जो अनिल अग्रवाल हैं, अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की पशु कल्याण पहल है। ठीक है, ये वेदांता ग्रुप से संबंधित है। ये कंपनी द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन वेदांता समूह की। चलिएगा देखते हैं।
जैसलमेर में कैराइकल संरक्षण हेतु देश का पहला बकरी बैंक अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि कैराइकल के संरक्षण हेतु देश का पहला बकरी बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, तो जैसलमेर में ये बकरी बैंक स्थापित किया गया है। क्यों स्थापित किया गया है? कराइकल संरक्षण हेतु। देखिए आगे क्या कहते हैं, क्या प्रोग्राम है ये, कि जैसलमेर में दुर्लभ वन्य जीव है कैराकल। ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, कैराकल के संरक्षण के लिए देश का पहला बकरी बैंक अभियान शुरू किया गया है। क्योंकि ये भी एक वन्य जीव है कैराकल। ये क्या करता है, ये आक्रमण करता है, बकरियों को मार देता है। तो लोगों की, सामान्य जो लोग हैं उनकी बकरियां मर जाती हैं, तो उन बकरियों को बकरी बैंक के तहत उनको प्रदान किया जाएगा। लोग, चूंकि ये क्या है, बकरियों की हत्या कर देता है, मार देता है, तो लोग इसका शिकार कर देते हैं। तो इसका संरक्षण के लिए, इसलिए कैराइकल के संरक्षण हेतु देश का पहला बकरी बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा, जैसलमेर में। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रिवेंज किलिंग अभियान अर्थात पशु हानि के बदले कैराइकल की हत्या की घटनाओं को रोकना है। तो लोग क्या करते हैं, बदले में इसको ही मार देते हैं। तो इसके संरक्षण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यह परियोजना राजस्थान वन विभाग और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, WTI वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एक संयुक्त पहल है। यदि कराईकल किसी पशुपालक की बकरी का शिकार करता है, तो लंबी मुआवजा प्रक्रिया के बजाय बकरी बैंक से प्रभावित जो पशुपालक है उसको तुरंत एक स्वस्थ बकरी उपलब्ध करा दी जाएगी। और प्रारंभिक चरण में मैपिंग के बाद प्रत्येक बकरी बैंक में 25 स्वस्थ बकरियां रखी जाएंगी। अभी इस बकरी बैंक में कितनी बकरियां रखी गई हैं प्रारंभिक तौर पर? 25। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि ये कैराकल संरक्षण हेतु देश का जो पहला बकरी बैंक है वो कहाँ स्थापित किया गया है, वो आपके जैसलमेर में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलेगा। एग्जाम बूस्टर देखिए, वन लाइनर, देश का पहला बकरी बैंक अभियान कहाँ, जैसलमेर राजस्थान। उद्देश्य क्या है, कैराइकल के सियागोस कहते हैं इसको, कैराइकल को, इसके संरक्षण और रिवेंज किलिंग को रोकना। इसकी संयुक्त पहल है राजस्थान वन विभाग और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की संयुक्त पहल है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स थे राजस्थान के करंट अफेयर से, वही से संबंधित, उनको देखा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे हम कुछ टॉपिक्स का और रिवीजन। ठीक है, चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।